मैं हूं कविता थपलियाल। सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई एपिसोड से हम चर्चा कर रहे हैं इंश्योरेंस पर। उम्मीद है कि इंश्योरेंस से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको मिल गई होंगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर या फिर हमारी वेबसाइट पहलाकदम.in पर। आप एसएमएस के जरिए भी अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। इंश्योरेंस के साथ साथ बचत और निवेश से जुड़ी दूसरी जानकारियां भी अगर आपको चाहिए, कोई भी सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इंश्योरेंस के ही एक नए टॉपिक पर। एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पर। क्यों जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस लेना? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस वो लोग जो ये सोचते हो कि हम जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी भी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल कविता, उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है जी। अगर जिन्हें कोई ये गलत फहमी है, और मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी गलत फहमी है, सही रहे, बिल्कुल कभी बीमार ना पड़े, कभी हॉस्पिटल ना जाना पड़े, अच्छी बात है, तब भी हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूर ले लीजिए, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी है नहीं। तो पहली चीज तो ये कि आपको, आपके परिवार वालों को, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं, उनको कभी भी किसी भी तरह के मेडिकल के खर्चों की जरूरत पड़ सकती है। और आपके मेडिकल के जो भी खर्चे हों, ये रूटीन वाले नहीं कि मैं डॉक्टर को, किसी फिजिशियन को दिखा के आया, बुखार हो गई, वैसा नहीं। ऐसे खर्चे जहां आपको हॉस्पिटल में 1-2 दिन रहना पड़ सकता है, कोई सर्जरी करवानी पड़ सकती है, किसी तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं, तो उनके लिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना बेहद जरूरी है। अब मुझे ये समझना है आपसे, कितने तरह के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं? क्या अलग अलग बीमारियों के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं? क्या मुझे अकेले के लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो तो मुझे मिल पाएगा? मेरे परिवार के लिए मुझे कैसे कवर करना चाहिए? कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं हेल्थ में? इंडिविजुअली तो होते ही हैं। अगर मुझे मेरे लिए लेना है किसी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस, मैं जाकर ले सकता हूं, लेकिन अगर मुझे परिवार के लिए लेना है, मुझे मेरी सोसाइटी के लिए लेना है, अच्छा, तब भी हो सकता है, जिन्हें हम ग्रुप इंश्योरेंस कहते हैं। तो जनरली जो ज्यादा पॉपुलर है, एक तो ये हो गया कि इंडिविजुअली जो मुझे अपने लिए लेना है या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए लेना है, लेकिन दूसरा होता है एक फ्लोटर, यानी कि जिसमें मैं अपने परिवार के सदस्यों के लिए ले सकता हूं। वो फ्लोटर में शायद सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के लिए लूं या फिर किसी ग्रुप इंश्योरेंस में अपने परिवार को डाल दूं या अपने आप को डाल दूं, वो भी एक तरीका है। तो इंश्योरेंस मेडिकल का अलग अलग फॉर्मेट में अवेलेबल है, आपको क्या सूट करता है वो देखना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, जब आप मेडिकल इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हैं तो आपको जो 3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो ये कि इसमें क्या क्या कवर हो रहा है। एब्सोल्युटली। दूसरी बात, उससे आपका मतलब ये है कि हॉस्पिटल का खर्चा ही नहीं, बीमारियां कौन कौन सी कवर हो रही हैं, आपको कितना रीइंबर्स करना पड़ेगा, कितना कैशलेस होगा, ये सब आपको देखना होगा। तो कितनी बीमारियां कवर हो रही, कितने समय के लिए। तो पहला तो ये, इस सवाल का जवाब ले क्या, हाँ, क्या कुछ कवर हो रहा है। बिल्कुल। दूसरे सवाल का जवाब लें कब, यानी कि कब से लेकर कब तक। कुछ बीमारियां होती हैं जो कि 1 साल तक, कुछ 4 साल तक एक्सक्लूडेड होती हैं, उसके बाद उनका इंक्लूजन होता है। राइट। या कुछ बीमारियां ऐसी जो पहले से हैं, कवर नहीं होंगी, कुछ बीमारियां ऐसी पहले से हैं तब भी कवर होंगी। तो कब से कवर हो रही है और वो कब तक होंगी, ये दूसरा सवाल है। तो क्या और क्या के बाद कब। और तीसरा बड़ा सवाल है कितना। एब्सोल्युटली। यानी कि ऐसा नहीं कि मैंने 5 लाख का मेडिकल लिया, इसका मतलब 5 लाख का मैं कुछ भी बीमार हो जाऊं, कुछ भी करूं, 5 लाख तो मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सपोज मुझे आंख में का कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाना है, अब मैंने किसी ऐसे हॉस्पिटल में करवाया जहां बिल आया 1.5 लाख रुपए, इंश्योरेंस कंपनी कहेगी नहीं, हम 25,000 ही देंगे। कोई भी लिमिट हो सकती है। तो कितना अमाउंट कवर हो रहा है वो भी आपको समझना जरूरी, किस पर्टिकुलर बीमारी के लिए कितना अमाउंट कवर हो रहा है। और जो आपने कहा कि कितना कवर हो रहा है, उसमें कई सारी चीजें अलग अलग ये भी होती है कि हॉस्पिटल में किस लेवल तक का आप रूम ले सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सर्जरी में कितना खर्चा हो सकता है, तो ये बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो जब आपको 3 सवालों का जवाब मिल जाए, क्या, कब और कितना, फिर आप डिसाइड करिए कि कौन सा मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अच्छा, ये तो हो गया इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी के केस में, जहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा जो सम एश्योर्ड है वो 5 लाख का है। लेकिन अगर मैं फैमिली फ्लोटर ले रही हूँ और मेरे पास मैं हूँ, मेरे माता पिता है और मेरा कोई भाई या बहन भी है, और हमारी कुल मिलाकर जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख या 8 से 10 लाख का है, ऐसे में हर व्यक्ति पर हम कितना खर्च कर पाएंगे? हर व्यक्ति, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर की तबीयत खराब हो जाती है और अगर उन्हें 2 लाख का ही वो क्लेम आ जाता
होता है, तो क्या बाकी परिवार वालों को अपने क्लेम में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ होता है? इसमें दोनों तरीके हैं। जनरली फैमिली फ्लोटर जब आप लेते हैं, और समझिए एक फैमिली ने 10 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर लिया और उसमें टोटल 6 लोग इंक्लूड हैं, तो अगर उस पर्टिकुलर बीमारी में अलाउ है कि आप 4 लाख या 5 लाख तक का क्लेम ले सकते हैं, तो जो सबसे पहले बीमार पड़े और वो क्लेम लेना चाहे तो उतना तक जा सकता है। फैमिली फ्लोटर का फायदा यही है कि जरूरी नहीं कि 6 के 6 बीमार पड़े, राइट, जो भी बीमार पड़ जाए उसको नहीं तो इंडिविजुअली क्या होगा, कविता मुझे 5 लाख का लेना होगा, मेरी वाइफ को 5 का, दूसरों को सबको बड़ा अमाउंट लेना होगा, और ये तो पक्का सबको पता है कि 6 के 6 लोग तो क्लेम लेने वाले नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है कि सारे लोग मांगेंगे नहीं। तो फैमिली फ्लोटर में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी जो ओवरऑल लिमिट है उस लिमिट के अंदर कुछ पर्टिकुलर बीमारी अगर अलाउ करती है कि आप ज्यादा अमाउंट का ले सकते हैं, तो फिर प्रोपोर्शनेटली लेने की जरूरत नहीं। फिर जो पहले बीमार हुआ, भले ही ऐसे देखेंगे तो आप एक आदमी के 2-2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 5 मेंबर है और 10 लाख का फैमिली फ्लोटर है, लेकिन आप ले सकते हैं। सपोज किसी के हार्ट का ऑपरेशन हुआ, और हार्ट के ऑपरेशन में अगर आपकी पॉलिसी में ये अलाउ है कि 5 लाख रुपए तक का खर्चा भी आप क्लेम कर सकते हैं, तो भले ही 10 लाख की पॉलिसी है, एक सिंगल आदमी भी बड़ा क्लेम ले सकता है। यही तो बड़ा फायदा है फैमिली फ्लोटर का। तो ये तो हमने बात कर ली फैमिली फ्लोटर की, लेकिन अब हेल्थ इंश्योरेंस में जैसा कि हमने चर्चा भी की, रिइंबर्समेंट भी एक तरीका होता है और दूसरा होता है कैशलेस, जो कि काफी ट्रेंड में है और हर कोई कैशलेस ही ऑप्ट करता है। जब आप कैशलेस इंश्योरेंस करवाते हैं अपना, तो क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी होती है? देखिए, सबसे पहली बात तो हेल्थ इंश्योरेंस में ठीक लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही आपको सब कुछ सही सही बताना है। जब आप पॉलिसी का फॉर्म भर रहे हैं और उसमें अगर पूछा जाता है कि क्या आप सिगरेट पीते हैं, आप कहेंगे नहीं पीता, लेकिन अगर आप पीते हैं तो बताइए, जितना पीते हैं उतना बताइए। या अगर आपकी कोई और ऐसी हैबिट्स है जिसके बारे में वो पूछ रहे हैं, या कोई हेल्थ हिस्ट्री है, हाँ हेल्थ हिस्ट्री है, अपनी है, अपने पेरेंट्स की है, फैमिली मेंबर्स की है, कि अगर किसी को डायबिटीज रही है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को अटैक से, हार्ट अटैक से अगर किसी की डेथ हुई है फैमिली में, तो वो जो पूछा जाता है वो अगर आप नहीं बताएंगे तो दिक्कत होगी क्लेम सेटल करते वक्त, पहली बात। दूसरी बात यह कि आपको किस तरह का इंश्योरेंस लेना है। क्या आपको मेडिकल इंश्योरेंस सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट के लिए लेना है, या मेरी जितनी भी बीमारी हो सारी की सारी कवर हो? आपको किस लेवल तक की फैसिलिटी चाहिए? आजकल क्या है, पॉलिसीज एक बेसिक पॉलिसी मिलती है कि चलिए आप इतना इंश्योरेंस कवर कर लीजिए, लेकिन आजकल लोगों को क्या है, मेडिकल में भी बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल चाहिए, 5 स्टार फैसिलिटी टाइप हॉस्पिटल चाहिए। तो अगर आपको बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट करवाना है तो फिर ज्यादा अमाउंट की बेहतर वाली पॉलिसी लें। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप कितना खर्चा करने वाले हैं, उस हिसाब से आप पॉलिसी लें। जब आप कैशलेस इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको अपने नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स पे भी काफी ध्यान देना हाँ, ये आपने जो कैशलेस की बात की और रिएम्बर्समेंट वाली बात की, इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे रिएम्बर्समेंट वाले झंझट में पड़ना ही नहीं है, मैं झंझट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कविता होता क्या है, रिएम्बर्समेंट वाले में दिक्कत तो आती है। बिल्कुल। दिक्कत क्या आती है, आपने बिल पेमेंट कर दिया, अब वो बिल जो कुछ आपने पेमेंट किया हॉस्पिटल को, आप पहले तो उसके फॉर्म भरिए, फॉर्म में 50 डिटेल। अच्छा, एक आम आदमी के लिए फॉर्म भरना मुश्किल का काम है, मैंने भी भरे, बड़ा मतलब, और छोटे छोटे से कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए भी भरना है ना, तो वो इतनी चीजें पूछते हैं, फिर पेपर्स लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए, और उसके बाद उसमें होता है कई चीजें रिजेक्ट होके आ जाती है। सपोज आपने खर्चा किया 50,000 का, इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया 40,000, अब 10,000 आपकी जेब से लग गए, ठीक है, लग गए वो ठीक है। अब आप इंश्योरेंस कंपनी से बहुत ज्यादा वो बार्गेनिंग कर ही नहीं सकते कि ये क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। तो एक तो ये कि आपका पूरा क्लेम पास नहीं होगा, इस बात की लगभग पूरी गारंटी है। दूसरा ये कि इतना पेपर वर्क, तो बेहतर ये कैशलेस में जाएं, वही ट्रीटमेंट कराएं। तो ये सारा पेपर वर्क, सब पेपर इंश्योरेंस कंपनियों के साथ कोऑर्डिनेट करना, कराना, ये सारा काम किसका है, हॉस्पिटल का है। हॉस्पिटल अपने आप उनसे पैसा लेगा, तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट देना पड़ सकता है, लेकिन आप झंझट से मुक्त हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कि जब आप कैशलेस ले रहे हैं तो आप किस एरिया में कब क्या ट्रीटमेंट करवाएंगे, वहां पर कितने हॉस्पिटल्स हैं। देखिए, एक इमरजेंसी की बात तो अलग हो सकती है कि मैं अगर यहाँ से कोलकाता ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ अगर वहां बीमारी आ गई कर गई तो एक अलग चीज है, तो वहां तो जब भी जो भी जैसा भी हॉस्पिटल होगा आपको करवाना है। लेकिन जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहां पर क्या इस तरह के कई हॉस्पिटल्स हैं जो कैशलेस में कवर हैं, वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हैं जो कैशलेस में ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन प्रेफरेंस मैं अभी भी यही कहूंगा कि जितना ज्यादा आप कैशलेस के लिए जाएं
उतना बेहतर है। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस में ये थर्ड पार्टी के क्या मायने होते हैं, टीपीए? हाँ, देखिए होता ही है कि हॉस्पिटल एक जगह है, इंश्योरेंस कंपनी दूसरी जगह है। अब इंश्योरेंस कंपनी की एक्सपर्टाइज इंश्योरेंस करने की है, हॉस्पिटल की एक्सपर्टाइज आपका ट्रीटमेंट करने की है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक कड़ी है जो ये सारा इंश्योरेंस का कारोबार मैनेज करती है। उनका एक्सपर्टाइज इंश्योरेंस मैनेज करने का है, राइट। तो क्योंकि ये ऑपरेशनली इतनी ज्यादा दिक्कतों वाला काम है कि इंश्योरेंस कंपनी भी इतनी दिक्कतों में नहीं जाना चाहती, हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहता, तो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले जो लोग हैं ये बीच में फैसिलिटेट करते हैं कि आप इनके जरिए क्लेम सेटल करें। उन्हें पता है कब क्लेम को रजिस्टर करना है, कब क्लेम को सेटल करना है, क्या कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती है। अच्छा, और दूसरी बढ़िया बात क्या है, उन पर दोनों भरोसा करते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी भरोसा करती है कि ये एक्सपर्ट है, हॉस्पिटल भी भरोसा करते हैं ये एक्सपर्ट है, और जो पेशेंट है या इंश्योर्ड पर्सन जो है उसे इनसे डील करना होता है। तो ये एक बीच में कड़ी के तौर पर आप कह सकते हैं। और कई बार अगर आपको कोई क्लेम पूरी तरह से नहीं मिल रहा हो तो टीपीए भी कई बार आपकी हेल्प करता है पूरा क्लेम करवाने में। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जो तीनों का ख्याल रखेगी, पेशेंट का भी, हॉस्पिटल का भी और इंश्योरर का भी। बिल्कुल। अब अमूमन हमने देखा है कि एम्प्लॉयर के जरिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड हो तो कई बार लोग अपने लिए अलग से पॉलिसी नहीं लेते हैं। यहाँ पर कितना जरूरी होता है कि हेल्थ जो एम्प्लॉयर ने आपको कवर किया हुआ है उसके अलावा भी आप अपने लिए पॉलिसी लें? देखिए, सबसे ज्यादा तो उन लोगों के लिए जरूरी है जो सरकारी नौकरी में नहीं है। बिल्कुल। चलिए, आप सरकारी नौकरी में, यार आपको पता है कि सरकार आपको कभी नौकरी से निकालेगी नहीं, आप यहीं से रिटायर होंगे, और जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ठीक है। लेकिन आप और हम अगर प्राइवेट सेक्टर में हैं तो प्राइवेट सेक्टर में तो कभी कोई चीज की गारंटी होती नहीं कि आज जॉब है कल है कि नहीं है। तो ऐसे में अगर मैं ये सोच के रखूं कि ठीक है ना, मेरी कंपनी तो इंश्योरेंस मुझे दे ही रही है, सफिशिएंट है, इसमें दो चीजें देखने वाली बात है। पहली बात तो ये कभी सोच के देखें, आंख बंद करके सोचे कि कल नौकरी नहीं है तो क्या, बिल्कुल, तब मुझे जाकर इंश्योरेंस लेना है। अब 45 की एज में मैं मेडिकल इंश्योरेंस लूंगा तो कितना महंगा पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दिया भी है तो उसमें कितना मेरा कवर है, और क्या मेरे फैमिली मेंबर्स का भी कवर है, क्या मेरे डिपेंडेंट, मेरे पेरेंट्स, बच्चों का, वाइफ का, उनका भी कवर है कि नहीं, तो वो सब भी आपको देखना होगा। कई बार ये होता है कि एम्प्लॉयर सबका देते हैं, फैमिली मेंबर्स का, कई बार एम्प्लॉयर ये होता है कि सिर्फ एम्प्लॉय का देते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि आपकी फैमिली में से कौन कितना कवर है, कितने अमाउंट के लिए कवर है, और किस तरह भी कवर है। कई बार सिर्फ रीइंबर्स होता है, वो भी 80% ही होगा, पूरा नहीं होगा, ये भी शर्त होती है। तो इसलिए सिर्फ एम्प्लॉयर वाला इंश्योरेंस मुझे नहीं लगता सफिशिएंट है। एक स्टैंड बाय में आपको कुछ न कुछ दूसरा लेकर रखना ही चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए क्यों जरूरी है, कितने तरह के हेल्थ इंश्योरेंस है, इस पे तो हमने बात कर ली है, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हेल्थ इंश्योरेंस जुड़ी बारीकी आपको समझाएंगे, बने रहें। वेलकम बैक। पहला कदम में हम बात कर रहे हैं आज हेल्थ इंश्योरेंस की, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अनिल सिंघवी के साथ। अनिल जी, अब बात करते हैं क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। खास तौर से सबसे ज्यादा आपके खर्चे भी तभी होते हैं जब आपके कोई एक्सीडेंट हो जाए, उस समय आपके सर्जरी वगैरह की रिक्वायरमेंट, लंबे समय तक काम नहीं कर पाने की दिक्कत, ये सारी तब ज्यादा होती है। तो कई सारे मेडिकल इंश्योरेंस ऐसे भी हैं जहां पर आपको पॉलिसी इस तरह की मिलती है कि अगर आप 4-6 महीने की छुट्टी पे हैं तो उसमें आपको सैलरी के बराबर नहीं, लेकिन कुछ पोर्शन आपको भुगतान किया जाता है। तो एक तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है, जब आप मेडिक्लेम खरीद रहे हैं तो उनमें कई सारी चीजों की ध्यान रख सकते हैं कि एक्सीडेंट के केस में क्या लिमिट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सपोज मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया, लेकिन उसमें कुछ क्लोज ऐसे हैं कि अगर आप बीमारी किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई है, उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो आप उसमें ऑप्ट कर सकते हैं कि मुझे ज्यादा कवर मिले। क्योंकि जनरली हम ये मानते हैं कि एक्सीडेंट के केस में ज्यादा पैसा लग सकता है और नॉर्मल केस में अगर बीमारी होती है तो शायद उतना ना हो। तो एक वो चीज है। दूसरा, क्रिटिकल इलनेस में आपको ये ध्यान में रखनी जरूरी है कि कुछ बीमारियां ऐसी जिसमें बहुत बड़ा पैसा लगता है, और वो जनरली मेडिकल इंश्योरेंस में कंपनियां कवर नहीं करती है, अनलेस कि आप स्पेसिफिकली मांगे। सपोज कैंसर, अब ये ऐसी बीमारी कि आपको खर्चा भी ज्यादा करना पड़ेगा, लंबे समय तक करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में लंबे समय तक रहना पड़ेगा, पहले और बाद में जो खर्चा होगा। तो आप चाहें तो क्रिटिकल इलनेस के लिए, हार्ट अटैक हो गया, इस तरह की बीमारियों के लिए आप एडिशनल कवर मांग सकते हैं, एडिशनल लिमिट मांग सकते हैं। अब ये बात सही है कविता जी कि
जितना ज्यादा आप मांगेंगे उतनी ज्यादा प्रीमियम देनी पड़ेगी, लेकिन प्रीमियम देकर लेने में हर्ज नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आप मेडिकल इंश्योरेंस ले किस ले रहे हैं? जो कुछ खर्चा आप अपने सेविंग के दम पर कर सकते हैं उसके लिए तो शायद इंश्योरेंस की जरूरत ही ना हो। जो अचानक से बड़ा ऐसा आ गया, और आजकल कई सारी ऐसी क्रिटिकल बीमारियां हैं जिसमें 40-50 लाख रुपए के खर्चे हो जाते हैं, और उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं कि पेशेंट ठीक हो, तो वहां पर क्रिटिकल इलनेस को आपको शामिल करना बहुत जरूरी है। मुझे ये समझाइए कि अब इन पॉलिसीज में से टॉपअप का इस्तेमाल कब करना चाहिए? राइडर पॉलिसीज क्या होती हैं? टॉपअप का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब, अच्छा क्यों करना चाहिए पहले तो ये बताऊं। देखिए कई बार हम कहते हैं ना कि आज के 10 साल पहले तो डॉक्टर इतनी सी फीस लेता था, आजकल तो नॉर्मल फिजिशियन उतनी फीस लेने लगे हैं जो पहले जो एक्सपर्ट्स होते थे, स्पेशलिस्ट जो होते थे वो लेते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि खर्चे बढ़ रहे हैं। अब जब खर्चे बढ़ रहे हैं तो आपने 10 साल पहले मेडिकल इंश्योरेंस लिया, 10 साल पहले अगर आपने 50,000 का भी लिया होता तो बहुत सफिशिएंट था, और वो 50,000 का मेडिकल इंश्योरेंस उस समय सफिशिएंट था, आज हो सकता है आपको 5 लाख का भी कम पड़े, राइट? तो वक्त के साथ आपका इंश्योरेंस का अमाउंट तो बढ़ेगा नहीं। अगर आपको बढ़ाना है, आपकी कमाई भी बढ़ती है, आपका कवर भी बढ़ाना है, तो फिर टॉपअप पॉलिसी ले लीजिए। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो नया एडिशनल मेडिकल इंश्योरेंस ले लें या फिर उसी में टॉपअप ले लें। जनरली क्या होता है, जब आप टॉपअप लेना जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां उतनी प्रीमियम चार्ज नहीं करती, और प्लस आपकी अगर पुरानी मेडिकल हिस्ट्री अच्छी है तो आपको टॉपअप इजीली भी मिल जाएगा, कम प्रीमियम में मिल जाएगा, तो ये एक बड़ा फायदा है। राइट। और राइडर्स फिर कब लेना चाहिए? राइडर्स में ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन अल्टीमेटली राइडर्स महंगे बहुत आते हैं। दिक्कत ये है, तो राइडर्स बहुत सोच समझ के लेना चाहिए कि आप कितनी प्रीमियम दे रहे हैं और उसके सामने आपको क्या मिल रहा है। उसके लिए सबसे बढ़िया बात क्या है, आप जब राइडर्स लेने जाएं, आप फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री देखें, अपनी मेडिकल हिस्ट्री देखें, और फिर ये देखें कि कितना कितना मैं बढ़ाता जा रहा हूं और कितनी कितनी प्रीमियम बढ़ रही है, क्या मैं दोनों में बैलेंस करके चल सकता हूं, तभी खरीदें। अदरवाइज ये दिक्कत वाली बात है। अच्छा, अगर आप राइडर्स नहीं लेंगे तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, आप या तो नई पॉलिसी लें या टॉपअप करें। अब अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आपको राइडर लेना है, तो आपको प्रीमियम कंपेयर करके देखना जरूरी है, और अगर आपको प्रीमियम सुटेबल लगता है। अदरवाइज राइडर्स के केस में एक ध्यान में रखने वाली बात जरूरी है, जनरली क्या होता है, आपको कोई भी इंश्योरेंस एजेंट ये कहेगा सर ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, आपकी थोड़ी तो प्रीमियम बढ़ रही, थोड़ी तो प्रीमियम बढ़ रही, ऐसा करते करते प्रीमियम आपकी बहुत बढ़ जाती है। पहली बार आपको लेते वक्त उतना पता नहीं चलता जितना बाद में हर साल प्रीमियम देते वक्त पता चलता है, तो ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब ऐसे में मुझे ये बताइए कि खासतौर से अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो कई बार ऐसे होता है कि वो पूरी तरह से कवर नहीं होते इंश्योरेंस पॉलिसी में। क्या मैं किसी तरह का हेल्थ इमरजेंसी फंड बना सकती हूँ इस केस में? आइडिया तो अच्छा है, बनाना भी चाहिए, और एक्चुअली ये दिक्कत है भी कि जनरली हमारे हैबिट में ये है नहीं कि हम हेल्थ इमरजेंसी फंड बनाकर चलें। बनाने में हर्ज नहीं, लेकिन अगर आपको इसके बजाय मैं क्या करूंगा, अब जैसे कोई बहुत ही इस 50, 55, 60 की एज वाले लोग हैं, तो उनको जैसा चाहे वैसा हेल्थ इंश्योरेंस मिलता नहीं है। बिल्कुल, यही प्रॉब्लम है। अगर मिल जाए तब तो बेस्ट ये है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस ही लेना चाहिए, क्योंकि वो सस्ता है। हेल्थ इमरजेंसी फंड आप बना के रखेंगे भी, उसकी कोई गारंटी है नहीं कि आप उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। पहले बीच में कहीं कुछ और पैसे की जरूरत पड़ गई, आपने इस्तेमाल कर दिया, लेकिन अगर किसी भी वजह से आपके पास सफिशिएंट पैसा, सफिशिएंट इंश्योरेंस नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो फिर हेल्थ इमरजेंसी फंड आपको बना के रखना चाहिए। और उसका बेस्ट तरीका ये है, आप किसी अच्छे डेट म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के छोड़ दें, ठीक है, तो आपके उस फंड पर ब्याज आ रहा है, कमाई हो रही है, और अगर खुदा न खास्ता जरूरत पड़ जाए तो आप उसका इस्तेमाल मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, मेडिकल खर्चों के लिए कर सकते हैं। अब आते हैं एक और अहम पार्ट पे, वो है टैक्स बेनिफिट। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर मुझे किस तरह से टैक्स बेनिफिट मिलेगा? देखिए, सरकार ने इस बात को समझा है कि लोगों में मेडिकल इंश्योरेंस की समझ कम है, और हिंदुस्तान में किसी भी चीज को, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज हो, समझाने का एक ही तरीका है सरकार के पास कि टैक्स में छूट दो, लोगों को समझ में आएगा कि चलिए कोई बात नहीं, जैसे ही पैसा डाल रहे हैं कुछ छूट मिल रही है, और वही सरकार ने किया है। सेक्शन 80D
ये वो सेक्शन है जिसमें आप मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कोई भी प्रीमियम भरते हैं तो उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, आपकी आय में से वो कम हो जाती है। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए 25,000 की छूट है, और सीनियर सिटीजन चूंकि उन्हें थोड़ा ज्यादा भरना भी पड़ता है और उन्हें ज्यादा मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत भी है, तो उनके लिए 30,000 तक की लिमिट है। तो आपके लिए ठीक उसी तरह से जैसे सेक्शन 80C में, सेक्शन 88 में आपको जो बेनिफिट मिलते हैं, उसी तरह के बेनिफिट आपको सेक्शन 80D में मिल जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मोटे तौर पे हमने आपको समझा दिया हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इंश्योरेंस के कई और पहलुओं पे हम बात करेंगे, बने रहिए। पहला कदम में हम आगे बढ़ाते हैं इंश्योरेंस पर चर्चा को, और अब बात करते हैं मोटर इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस की, जो कि आपके पूरे इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में काफी अहम है। अच्छी बात यह है कि व्हीकल इंश्योरेंस कंपलसरी है, इसलिए सबको लेना पड़ता है। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है आपके व्हीकल का, कार का या किसी भी कमर्शियल व्हीकल का, तो आप उसे सड़क पर उतार नहीं सकते। तो सरकार ने कम से कम यह काम अच्छा किया कि कंपलसरी कर दिया है। अच्छा, ये न सिर्फ 4 व्हीलर्स का बल्कि 2 व्हीलर्स का भी होता है इंश्योरेंस, तो सभी का कंपलसरी है। तो व्हीकल इंश्योरेंस क्यों कंपलसरी है ये समझना जरूरी है कि अगर आप व्हीकल चला रहे हैं, आपका किसी भी वजह से एक्सीडेंट होता है, गलती आपकी हो या सामने वाले की हो, उससे मतलब नहीं है। एक्सीडेंट हुआ मतलब व्हीकल को नुकसान पहुंचेगा। अब व्हीकल को नुकसान पहुंचने का कवर भी होता है, और नुकसान पहुंचने का कवर आपके अपने लिए भी होता है और सामने वाली पार्टी के लिए भी होता है। तो आपको किस तरह की पॉलिसी लेनी है वो आपको डिसाइड करनी है। जनरली एक तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव। तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लीजिए, जिसमें आपका भी कवर हो, सामने वाले का भी कवर हो, क्योंकि कई बार ये हो सकता है कि सामने वाला आप पर क्लेम करे कि आपकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है, उसमें अगर आपको भुगतान करना आ जाए तो फिर आपके लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि एक और आपका नुकसान, एक और सामने वाले का नुकसान। तो मेडिकल माफ कीजिएगा, जो व्हीकल इंश्योरेंस है इसमें कंपल्सरी तो है ही है। यहाँ पर भी जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये देख लें कि किस तरह की पॉलिसी में आप जा रहे हैं, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या कवर होना चाहिए कंप्लीटली उसमें। कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। अब व्हीकल इंश्योरेंस में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका व्हीकल नया है तब तक कविता क्या होता है कि एक तो ये कि उसमें पार्ट्स पुर्जे आपके अच्छे रहते हैं, और अगर समझिए कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ खराबी आ भी गई तो नुकसान उतना नहीं होता। जैसे जैसे व्हीकल ओल्ड होता जाता है तब तक आपके उसमें नुकसान की संभावनाएं भी ज्यादा रहती है और खर्चे भी ज्यादा होने के चांस रहते हैं। तो आप वहां पर भी आपके पास दोनों तरह के ऑप्शंस हैं। एक आती है जीरो डेप पॉलिसी, यानी कि जीरो डेप्रिसिएशन। आपको किसी तरह का कोई क्लेम में से पैसा नहीं कटेगा, कितने भी आप पार्ट्स बदलें। इसमें भी आपको ये देखना जरूरी है कि क्या क्या कवर हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है प्लास्टिक के अगर कुछ इक्विपमेंट्स हैं या कुछ इस तरह की चीजें वो पूरी तरह से नहीं दी जाती, या दूसरे हैं वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर लिए जाते हैं। तो आपको मैं जनरली ये सजेस्ट करता हूं, जो मैं खुद करता हूं वो ये कि अगर व्हीकल इंश्योरेंस में ले रहा हूं तो मैं उस तरह का इंश्योरेंस लेता हूं कि मुझे सारा का सारा कवर मिले, और जितना खर्चा है पूरा पैसा मिल जाए। थोड़ी प्रीमियम जरूर ज्यादा देनी होती है, लेकिन वो फायदा मिलता है। क्लियरली आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की, जो कि काफी मायने भी रखता है। हम घूमने फिरने जाते हैं विद इन इंडिया या इंडिया के बाहर, आपका सामान हो गया, आपकी हेल्थ हो गई, इन सब चीजों को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी, जो हम हमेशा मिस कर देते हैं। हमारे में जागरूकता नहीं है, इसलिए बिल्कुल। अब वैसे जब भी आप विदेश यात्रा पर जाते हैं, अगर आप किसी ट्रेवल एजेंसी से आप अपनी टिकट्स करवा रहे हैं कर रहे हैं, तो वो पूछते हैं, इवन सारी नेटवर्क सारी जो साइट्स हैं वो भी आपको पूछती है कि आपको ट्रेवल इंश्योरेंस लेना है या नहीं लेना। वो छोड़िए, अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स की भी टिकट्स करवा रहे हैं तो भी आपको पूछा जाता है कि आपको ट्रेवल इंश्योरेंस लेना है। स्पेशली जब आप विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो ट्रेवल इंश्योरेंस लेना जरूरी है, लेना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको आजकल लगता होगा कि हिंदुस्तान में इलाज करवाना कितना महंगा काम है, आप कभी बाहर जाके करवा के आइए, तब पता चलेगा कि हमारे यहाँ कितना सस्ता है। तो अगर खुदा न खास्ता आप बाहर गए, बीमार हो गए, किसी तरह की आपको इलाज की जरूरत पड़ गई, वहां एक तो बाहर खर्चे ज्यादा और ये सारी दिक्कतें हैं, तो ऐसे में पूरी संभावना है कि आपके बड़ा बिल आएगा, और उस लिहाज से आपको ये इंश्योरेंस लेना बेहद जरूरी है। न सिर्फ आपको हेल्थ का, बल्कि आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए अपने सामान का,
आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए अपने पासपोर्ट या फिर कुछ कीमती डॉक्यूमेंट्स ये जो कुछ भी आपके पास है, इन सबका इंश्योरेंस आपको ट्रैवल में जरूर लेकर चलना। अब जब आप अब्रॉड ट्रैवल करते हैं तो ये सब आपके पैकेज का या आपके जो भी आप ट्रैवल फ्लाइट्स लेते हैं उसी में ही साथ में आ जाता है? बिल्कुल, उसमें जनरली इंक्लूड होता है। नहीं है तो आप समझ लीजिए, और है तो आप उसको जरूर ले लीजिए। हाँ, लेकिन एक सवाल ये है कि हमें कितने का कवर लेना चाहिए, बिकॉज अगर हम बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ की करेंसी फॉर एग्जांपल डॉलर्स में अगर हम अपने आप को कवर करना चाहें तो वो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपनी जरूरत के हिसाब से लेना होगा। अब इसमें एक चीज जरूर है कि बहुत ज्यादा बड़ा आपको इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अनलेस कि आप एक बड़े फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं कि आप साल में कम से कम 10-12 फॉरेन विजिट कर लेते हैं, तो फिर आपको हर एक ट्रैवल का इंश्योरेंस लेने की भी जरूरत नहीं। फिर आप पूरे साल की एक पॉलिसी ले लें, वैसी पॉलिसीज भी अवेलेबल है। तब आपको बड़े अमाउंट का ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप साल में 3 महीने बाहर हैं तो फिर आपको थोड़ा अच्छा इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन हम कभी कभार खाली सिर्फ छुट्टियां मनाने गए तो फिर एक छोटे अमाउंट से भी काम चल जाता है, जो कि इमरजेंसी के तौर पर आपका मैनेज कर ले कि भाई पूरी फैमिली गई है 4 जनों की और 5 लाख का 10 लाख का भी आपने इंश्योरेंस ले लिया, टाइमिंग सफिशिएंट है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं होम इंश्योरेंस की, जो कि काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा है और मेरे ख्याल से हेल्थ इंश्योरेंस के जितना ही जरूरी है आपका होम इंश्योरेंस भी। बिल्कुल, और होम इंश्योरेंस सबसे कम पॉपुलर है। बिल्कुल, हमें लगता ही नहीं कि हमें जागरूकता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं कि हमें लेना भी चाहिए। होम इंश्योरेंस में पहली चीज तो ये कि आप किस चीज का इंश्योरेंस लेंगे, आपके घर का, चारों दीवारें जो बिल्डिंग खड़ी है, पहले तो उस स्ट्रक्चर का आप इंश्योरेंस ले सकते हैं कि अगर बाढ़ की वजह से, भूकंप की वजह से या किसी एक्ट ऑफ गॉड कुछ भी हो, एक्ट ऑफ गॉड किसी भी वजह से हो, अगर मेरे घर को नुकसान पहुंचे तो उसका इंश्योरेंस हो सकता है। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, घर के अंदर क्या है वो ज्यादा कीमती है घर के साथ साथ। तो सारे घर में जो भी अप्लायंसेज हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, आजकल तो आप देखिए टीवी, उनकी भी इंश्योरेंस अलग से होती है। वैसे बिल्कुल अलग से भी ले सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव साथ में भी ले सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको, अच्छा आप किस एरिया में रह रहे हैं। और जनरली हम ये सजेस्ट करते हैं कि कई सारे वो हम कहते हैं ना कि ये भूकंप से सेंसिटिव एरियाज हैं, राइट, तो वहां पर आपको इस तरह के होम इंश्योरेंस लेना और ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको कभी, देखिए इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं कि आपने लिया तो इसका क्लेम लेना ही है। बढ़िया बात है कि आप इंश्योरेंस लें, चैन की नींद सोए, कभी क्लेम लेना ना पड़े, इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। तो जो आपके अंदर सामान है उनको आप बाढ़ का यानी फ्लड का, चोरी का, किसी तरह के कोई राइट्स वगैरह हो जाए, इनका अलग अलग तरीके के सारे कवरेज आते हैं। आपको कौन कौन से कवरेज लेने वो सब आप टिक कर दीजिए और आप इंश्योरेंस ले सकते। तो मकान का भी, बिल्डिंग का भी, और साथ ही साथ अंदर जो सामान है उनसे रिलेटेड भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। और खाली अगर आपको अंदर के सामानों का इंश्योरेंस लेना है वो भी पॉलिसी अवेलेबल है आजकल। तो अब आप देखिए, आप फोन खरीदते हैं, मोबाइल फोन का भी इंश्योरेंस अवेलेबल है। और मोबाइल फोन का गुमना या चोरी होना ये तो सबसे बड़ी आम और आसान बात है। आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। आप मुश्किल से 1000-1500 रुपए देते हैं और आपको 50,000 का आपका मोबाइल है, गुम गया, FIR की कॉपी दे दीजिए, मेरा गुम गया, आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। इससे बढ़िया क्या बात है। तो लेना ही चाहिए। और खासतौर से ऐसी चीजें जैसे मोबाइल हुआ या आपके लैपटॉप हुए, ये चीजें जिनके घूमने के चांस ज्यादा है, चोरी होने के चांस ज्यादा है, इनका इंश्योरेंस ले ही लेना चाहिए। अगर मैं खाली मकान की बात करूं तो इसमें मेरा इंश्योरेंस का कवर अमाउंट कितना होना चाहिए? मेरे खरीदे हुए फ्लैट जितना होना चाहिए या उसमें भी कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व है? देखिए, जरूरत उतने अमाउंट की नहीं है, क्योंकि अनलेस कि आप ये माने कि कुछ इस तरह का उत्तराखंड जैसा भूकंप आ जाए, सब कुछ ही नष्ट हो जाए, बिल्कुल, तब तो एक अलग बात है। आप वो एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए इंश्योरेंस नहीं लेंगे। अच्छा, बट इंश्योरेंस तो रिस्क कवर ही है। हाँ, रिस्क कवर है। हाँ, तो अब आप उस लेवल तक का उतना बड़ा अमाउंट लेंगे तो बहुत ज्यादा प्रीमियम आ जाएगी। तो रीजनेबल आपकी इंश्योरेंस आप ले ही नहीं पाएंगे, सिर्फ होम इंश्योरेंस लेंगे। एग्जैक्टली। सो हम ये मान के चले कि मकान को कभी नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन शायद इतना नुकसान ना हो कि मतलब मुझे पूरे फिर से नया ही बनाना पड़े। माफ कीजिए। तो इसलिए जब आप घर का इंश्योरेंस ले लें तो एक लिमिट में ले लें, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जितना ले लें उतना काफी है। और उसमें भी अगर थोड़ा कम भी लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी हो गई जिसकी वजह से नुकसान हो, तो जरूरी नहीं कि आप फिर से वैसा का वैसा लेविश मकान ही बनाएंगे, थोड़ा कम ज्यादा हो तो भी चलेगा। अल्टीमेटली देखिए, आपको सिर्फ प्रीमियम ही नहीं देनी है, आपको दोनों में बैलेंस बनाकर चलना है। तो कैलकुलेशन ये रखें कि भाई मुझे
वापस से ठीक ठाक सा घर बना लेने में कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, उतना इंश्योरेंस काफी है। अच्छा, अगर मैं रेंटेड फ्लैट में रह रही हूँ तो मेरे लिए अपना सामान का इंश्योरेंस कराना शायद जरूरी होगा, ना कि पूरे घर का। हाँ, वहाँ पर तो घर पे आपकी जिम्मेदारी है नहीं, आपका मालिकाना हक ही नहीं है। तो जो लैंडलॉर्ड है उसे सोचना है कि मुझे मेरे फ्लैट का या मकान का इंश्योरेंस करना है या नहीं। अगर मैं किराएदार हूँ तो अंदर जो मेरे कुछ सामान है, मेरी चिंता उतनी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप चाहें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर भी ले सकते हैं अपने होम इंश्योरेंस के लिए, जहाँ पे आपके घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कवर हो जाएगी और साथ ही आपके घर के अंदर की जो चीजें हैं, जो आपने सामान रखा है, उसका भी अलग से आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो ओवरऑल इंश्योरेंस पे हमने आज अच्छा कविता, एक चीज यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जनरली हमें ये लगता है कि अगर हम ट्रेवल इंश्योरेंस लेंगे, व्हीकल इंश्योरेंस लेंगे, होम इंश्योरेंस लेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस लेंगे और ये सब लेने के बाद जब इनके प्रीमियम भरेंगे तो बचेगा क्या? एब्सोल्युटली, हाँ। लेकिन एक चीज बताऊं आपको, अगर आप डेवलप कंट्रीज में जाएं तो जो लोगों की सैलरी है ना, जितना पैसा वो कमाते हैं, 1/3 तो जाता है टैक्स में, अगर आप हाईएस्ट स्लैब में हैं, 1/3 से ज्यादा जाता है इंश्योरेंस में, बाकी बचे हुए 1/3 से काम चलाना पड़ता है। तो आप सोचिए कितना पैसा डेवलप कंट्रीज में लोग इंश्योरेंस में दे रहे हैं। इंश्योरेंस उनकी पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे आपको पता है कि आपको टैक्स देना ही है टीडीएस सेक्टर से, कैसे टीडीएस आपका सैलरी से कट के आता है, लोग ये मानकर चलते हैं कि इंश्योरेंस भी एक तरह से टीडीएस है, ये तो कटेगा ही। हम उस लेवल की थिंकिंग लाएंगे तभी इंश्योरेंस ले पाएंगे। जब तक आप इंश्योरेंस को ये सोचोगे कि यार इसमें तो खर्चा ही हुआ है, कुछ कमाई तो हुई नहीं वापस, ये कमाई का सौदा नहीं है, ये फायदे के लिए नहीं है, मुनाफा नहीं कमाना है, ये तो उस दिन काम आना चाहिए जो दिन कभी ना आए। एब्सोल्युटली। तो आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। साफ तौर से आपको एक प्रोटेक्शन की तरह इंश्योरेंस को देखना है, एक रिस्क कवर की तरह इंश्योरेंस को देखना है, तब जाके ही आपको उसका जो एक्चुअल यूज है वो समझ में आ पाएगा। फिलहाल पहला कदम में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आगे लेंगे दर्शकों के सवाल, बने रहें। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल लेना। और राम कुमार ने झांसी से अपना सवाल भेजा है, फेसबुक के जरिए सवाल पूछ रहे हैं, यूलिप की यूनिट और म्यूचुअल फंड की एनएवी में क्या फर्क है और दोनों में से किस चीज में निवेश ज्यादा फायदेमंद होता है, पूछ रहे हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में तो सिर्फ निवेश होता है। एब्सोल्युटली। यूलिप में यानी कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जैसा ये बोलते हैं कि आप में इसमें इन्वेस्टमेंट भी है और इंश्योरेंस प्लान भी है, दोनों का वैल्यू आता है और उस वैल्यू को म्यूचुअल फंड में आप एनएवी कहते हैं, यहाँ पर भी एनएवी कहते हैं कि भाई आपकी जो यूनिट है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब फर्क दोनों में यही है कि एक में इंश्योरेंस पोर्शन है, दूसरे में नहीं है। यूलिप जनरली आपको महंगा पड़ता है खर्चों के लिहाज से, चार्जेस के लिहाज से, म्यूचुअल फंड आपको सस्ते पड़ते हैं। तो ऐसे में किसमें ज्यादा फायदा है, किसमें ज्यादा नुकसान वाला मामला नहीं है। लेकिन अगर क्लियर कट व्यू है आपका कि मुझे निवेश करना है तो म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड में चले जाइए, और जो जितना आपको इंश्योरेंस चाहिए अलग से इंश्योरेंस ले लीजिए। तो यूलिप थोड़ी महंगा सौदा है। तो अगर आप मुझे ये पूछेंगे दोनों में से क्या करना है, तो मैं कहूंगा कि करना दोनों है, लेकिन यूलिप नहीं करना है, इंश्योरेंस कोई और ले लीजिए। और म्यूचुअल फंड में आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा लगाना है, वो फिर डेट फंड हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, बैलेंस फंड हो सकता है, या अलग अलग तरह के फंड्स हो सकते हैं। तो दोनों में यही फर्क है कि एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, दूसरे में नहीं है। तो राम कुमार जी, इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करने से बचे, अगर आपको प्योर इंश्योरेंस चाहिए तो आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, निवेश के लिहाज से यूलिप में पैसे ना डालें। आगे बढ़ते हैं, एच के दुबे का सवाल लेते हैं, जौनपुर से सवाल पूछ रहे हैं, फेसबुक पर इन्होंने पोस्ट किया था अपना सवाल, कुछ यूनिट लिंक्ड प्लान एडिशनल बेनिफिट या लॉयल्टी बेनिफिट देने की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? ये तमाम तरह की इंश्योरेंस प्लान्स में ये होता है कि आप बोनस के लिए एंटाइटल होते हैं। कई सारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो आपको ये कहती है कि आप बोनस के लिए एंटाइटल नहीं है, कुछ पॉलिसीज में ऑप्शन होता है, और जब आप ये इंश्योरेंस करवाते हैं तो आप उस ऑप्शन को ले सकते हैं। अब जो ऑप्शन लेंगे कि आप बोनस में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, जिसे पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी हम कहते हैं, वहाँ आपको थोड़ी सी प्रीमियम ज्यादा देनी होती है, लेकिन कोई गारंटी है नहीं। जैसा वो कहते हैं कि आप कितना भी काम कर रही हैं कविता जी, अब आप काम कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको बोनस मिलेगा ही मिलेगा, तो कितना मिलेगा। तो ये एंड ऑफ डे साल के बाद देखेंगे कितना बोनस मिलना चाहिए। तो वो सेम सिचुएशन वैसी है, आप जब इंश्योरेंस ले रहे हैं, बोनस वाली पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी लेंगे, अब मिलेगा या नहीं मिलेगा वो इंश्योरेंस कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा ये दूसरी बात है। तो मैं तो जनरली यही सजेस्ट करता हूँ कि ये पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी और बोनस के चक्कर में पड़ के एडिशनल प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल वाला खरीदें
और प्रीमियम दे, ज्यादा बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, स्मिता बर्वे का सवाल लेते हैं। सातारा से सवाल भेजा है इन्होंने और पूछ रही हैं कि क्या यूलिप में एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करना मुमकिन है? मसलन कोई डेट फंड से इक्विटी फंड की ओर जाना चाहे तो वो क्या ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, समय है तो। हाँ, करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इक्विटी मार्केट्स में तेजी दिख रही है और आप स्विच करना चाहें, या आपको लग रहा है कि इक्विटी मार्केट्स नहीं चलेगा, डेट में शिफ्ट करना है, या इनमें भी आजकल बड़े सब प्लान्स हैं कि इक्विटी में भी आपको कैसी इक्विटी चाहिए, डिफेंसिव, एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव, यानी कि आपको लार्ज कैप वाली, मिड कैप्स वाली या स्मॉल कैप्स वाली, तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लगता है कि हमें इसमें से नहीं उसमें जाना है, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई टैक्स इम्प्लीकेशन? टैक्स इम्प्लीकेशन होंगे कि अगर आपने सिंपल चीज है, आप इक्विटी में कर रहे हैं, आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है और आपने 1 साल के पहले डेट में शिफ्ट किया, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने फंड में से पैसा थोड़ी निकाला, स्विच ही किया। स्विच करने का मतलब यही है कि आप एक तरह से रिडीम कर चुके हैं, तो आपको टैक्स बेनिफिट लेने हैं, तो जो उनका नियत समय है, जैसे इक्विटी में 1 साल मिनिमम रखना जरूरी, तो वो जरूरी है। और डेट में अगर आपको 3 साल तक रहना है तो आपको रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और अभय कुमार का सवाल लेते हैं। क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड क्या होता है, जानना चाहते हैं। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंड है, हालांकि हिंदुस्तान में अभी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है नहीं। कई बार क्या होता है, लोग डरे हुए होते हैं, माहौल जब खराब होता है, रेटिंग्स डाउनग्रेड आ रहे हैं, कई सारी कंपनियों की रेटिंग बार बार कम की जाती है, लोगों को लगता है कि ये कंपनियां अपने बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो या फिर जो लोन लिए हुए उनका रीपेमेंट टाइम से कर पाएगी या नहीं। तो कई फंड ये होता है कि जब डाउटफुल होता है कि AAA वाली कंपनी को डाउनग्रेड करके AA कर दिया, AA+ कर दिया, या थोड़ी और रेटिंग डाउनग्रेड होती दिखती है, तो फिर कई फंड उससे रखना नहीं चाहते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि भले ही इस कंपनी की हालत खराब है, लेकिन इसका पेरेंट बहुत मजबूत है, प्रमोटर अच्छे हैं, आगे पीछे ये कंपनियां पैसा देगी, डिफॉल्ट नहीं करेगी, तो ऐसे बॉन्ड्स या ऐसे डिवेंचर्स बड़े सस्ते दाम में मिलते हैं। ठीक है, मार्केट में हर चीज बिकती है, प्रीमियम से प्रीमियम भी, AAA भी, और कचरा से कचरा भी। कई सारे ऐसे फंड होते हैं, कई सारी ऐसी ARCs होती हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो जंक बॉन्ड खरीदती है, जो लोन कोई नहीं लेना चाहता, जो बैंक ऐसे लोन्स को, NPA वाले लोन्स को बेचती है, वो सस्ते में लेते हैं। अब उनकी अपनी कैलकुलेशन है। तो क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड में भी कई बार इस तरह का होता है कि ऐसे फंड्स जहां लोग, इन फंड मैनेजर्स को लगता है कि इन कंपनियों की रेटिंग बढ़ सकती है या घट सकती है, उसके बेसिस पर वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। किस तरह के निवेशक के लिए ये फंड सही होगा? ये बड़ी बात है, आम निवेशक के लिए नहीं, क्योंकि बड़ा स्पेशलाइज्ड काम है। नो डाउट फंड मैनेजर्स करते होंगे। अब इनमें क्या होता है, कभी तक कि पैसा बनेगा तो बड़ा बनेगा और नहीं बनेगा तो नुकसान भी हो सकता है। और मैं क्या करता हूं, मैं इक्विटी में रिस्क लेने को तैयार हूं, मैं डेट में रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं डेट में पैसा ही क्यों लगा रहा हूं? फिक्स इनकम में मैं पैसा ही इसलिए लगाता हूं कि मुझे सेफ्टी चाहिए। अब वो सेफ्टी जहां आपको चाहिए, वहां ये रिस्क लेके काम क्यों करना? तो जब आपको सेफ्टी के हिसाब से करना है, तो एक आम इन्वेस्टर को दूर रहना चाहिए। अगर आप रिस्क उठाना चाहते हैं डेट में, तब जाके ही इस फंड की ओर अपना जो झुकाव है उसको बरकरार रखें, वरना इक्विटी तो आपके पास ऑप्शन है ही। अगर आपके पास लंबी अवधि का नजरिया है तो आप निवेश कर सकते हैं। इसी के साथ अनिल जी, पहला कदम में आज इंश्योरेंस की कड़ी में हम इतना ही डिस्कस करते हैं और फिलहाल हमें भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।